सो आपने फर्स्ट जो लेक्चर है वो सुना होगा। ऑब्वियसली जो नहीं सुना वो दोबारा सुन लें, मैंने शेयर भी कर दिया था ताकि आप जिन्होंने नहीं सुना वो भी कर लें। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड ईयर इंग्लिश बुक 4 यानी नावल, जिसका फर्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा और सेकेंड लेक्चर की तरफ आज जा रहे हैं। चैप्टर जो है वो 2 है, चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 2, जिसमें हम टेक्स्ट तक पढ़ चुके थे। आगे देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम से रेलिवेंट चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे। हियर वी गो। पहले हम जो प्रीवियस लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, उसका एक ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। व्हाट वी हैव read and learned so far in lecture number 1. We came to know that Mr. Chips was an old man and a retired schoolmaster. Second, हमने ये देखा he lived at Mrs. Wickett for more than a decade after his retirement. वो मिसेस विकेट के घर रहता था जो उसकी मालिक थी, मालिक मकान। He was given to डे ड्रीमिंग, उसे डे ड्रीमिंग की आदत हो चुकी थी, एडिक्ट हो गया था डे ड्रीमिंग की, यानी जीते जागते हुए भी वो ड्रीम ख्वाब देखा करता था। और सेकंड हमने पढ़ा कि ही वाज बर्न इन 1848 एंड, और जैसे आपने पढ़ा था कि ही वाज ए चाइल्ड जस्ट बिगिनिंग टू वॉक व्हेन ही वाज टेकन टू द ग्रेट एग्जीबिशन इन 1851. इट वाज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर हिम to tell the people that he was one of those who visited great exhibition. Then we read he could remember Weatherby's time. Weatherby कौन था? He was the headmaster when Chips was interviewed first time in Brookfield. और हमने ये भी पढ़ा था उसका जो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था वेदरबाई के साथ वो कैसा था और वेदरबाई ने उसे क्या एडवाइस की थी। आज दिस स्टफ वाज डिस्कस्ड। सो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। He was 22-year-old when he came to Brookfield. यानी he joined Brookfield at the age of 22. He had served for a year at Mulberry before joining Brookfield. It means उसने टीचिंग अपने करियर का आगाज़ अपनी एज 21 पे किया था, लेकिन एक साल मलबरी ज्वाइन करने के बाद, उस पर एक साल स्पेंड करने के बाद then he joined Brookfield. He could remember the day of his preliminary interview. Preliminary mean initial, जो first interview था उसका with Mr. Weatherby and his advice. Then he could not forget his first tremendous ordeal. Ordeal का मतलब होता है test, trial of taking prep class. यानी शुरू की जो उसने क्लास ली थी उस आजमाइश को वो कभी भूल नहीं सका। ये एक चैप्टर का जो टेक्स्ट पढ़ा था उसका ओवरव्यू है। और he was never below par despite his growing age. यानी उम्र के बावजूद जो है वो कभी भी उसका मयार जो था वो मोराल और मयार डाउन नहीं हुआ। यानी despite his old age he was still energetic. Moving ahead, he had regularized his life according to Brookfield clock. well, जैसे हमने पढ़ा कि उसकी ज़िंदगी ग्रीनविच टाइम। अब जो मैंने आपको बताया था बोर्ड्स में इसमें शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आते हैं, सिनोनिम बेस करेंगे। जैसे ये देखें है व्हेन यू आर गेटिंग ऑन इन ईयर्स यू गेट वेरी स्लीपी एट टाइम। अमूमन बोर्ड वाले वर्ड पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक फ्रेज भी पूछा है गेटिंग ऑन इन ईयर। तो गेटिंग ऑन इन ईयर का क्या मीनिंग हो सकता है? लाहौर 13 में जब ये पूछा गया तो इसके ये ऑप्शंस थे लिविंग, रनिंग, आउस्टिंग या ग्रोइंग ओल्ड। आप अपने तौर पे इसको जज कर ले मीनिंग, मैं आपके साथ आंसर भी शेयर करूँगा जल्दी। Here is your answer. Getting on in years mean growing old, जब उम्र में इजाफा होना। Mr. Chip's voice had still a good deal of sprightliness. उसकी आवाज़ में अभी भी sprightliness थी। साहिवाल और सरगोदा की 15 और 10 में ये क्वेश्चन जब आया तो उसके ऑप्शंस ये थे जर्कीनेस, लाइवलीनेस, हार्डनेस या टफनेस। आप गेस कर लें क्या होगा। रावलपिंडी 17 में जब आया इट हैड द फॉलोइंग ऑप्शन लाइवलीनेस, स्लोनेस, लेजीनेस एंड वीकनेस। सो ये आपके पास 3 डिफरेंट बोर्ड में ये विद दीज ऑप्शंस एंड द आंसर इज हेयर लाइवलीनेस, यानी आवाज़ उसकी अभी भी जो है बड़ी। क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पर वर्ड है चिप्स स्लीप वॉज मोर इंटेंसिफाइंग ऑफ परसेप्शन देन एनी चेंजफुल एंट्रेंस इनटू द वर्ल्ड। फुलनेस, तो आंसर है अवेयरनेस। ठीक है जी।
चलते हैं, ही कैरीड अ डिटेक्टिव नॉवल टू बेड। डिटेक्टिव में मीन, डिटेक्टिव का मीनिंग क्या हो सकता है? मुल्तान 9 में इसके ऑप्शंस आए थे, इंटरेस्टिंग, डीप, इन्वेस्टिगेटरी या क्यूरियस। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, यू आर सच अ रिमार्केबल ओल्ड बॉय दैट वन नेवर नोज। अब देखते हैं, इसका भी आपने गैस करके रखना है मीनिंग, क्लेवर, स्मार्ट, कॉमन या नोटवर्दी। सो आंसर के लिए हम हैं, here we go, detective mean investigatory and remarkable mean noteworthy। चलते हैं जी, चिप्स वाज सफरिंग फ्रॉम एनोडोमिनी। एनोडोमिनी जैसे चिप्स को बुढ़ापे को कहते हैं एनोडोमिनी। ऑप्शंस आपके रावलपिंडी 15 के थे, ओल्ड एज, मलेरिया, कोल्ड या कोल्डनेस। एंड चिप्स वाज रैग्ड एट मलबरी। रैग्ड में मीन लाहौर 14, हैप्पी, सोरफुल, टीज या फैट। तो रैग्ड का मतलब तंग करना होता है आपका टीज्ड, और एनोडोमिनी का मतलब है ओल्ड एज। ठीक है जी। अच्छा, वर्ड में है मोर देन वन मीनिंग, बट जो आपका कंटेक्चुअल मीनिंग होगा आपने कोशिश करनी है कि वो लिखें। कंटेक्चुअल मीनिंग से हटके आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाएगा। He remembered the day of his preliminary interview. Preliminary mean what, introductory, first, successful या long। और दोबारा उसकी ऑप्शन आई थी, इंट्रोडक्टरी, लास्ट, लॉन्ग एंड सक्सेसफुल। MBH, who is this MBH? He is not allowed to join without his proper name। Then इसके ऑप्शन थे कंपल्सरी, इंट्रोडक्टरी, फर्स्ट एंड लॉफुल। तो ऑब्वियसली तीनों में एक चीज़ कॉमन है, आंसर इज इंट्रोडक्टरी, यानी जो तारफी चीज़ होती है उसे प्रिलिमिनरी कहते हैं। आगे चलते हैं, वेदर बाई हिमसेल्फ वाज वेरी फादरली एंड कर्टियस। कर्टियस मीन खुश अखलाक को कहते हैं। आप इन चार ऑप्शन में से जज करें कौन सी ऑप्शन होगी, वीक, पोलाइट, ओल्ड और कोलियन। देन आई एम द वन हु हैज़ अ विविड रिकोलेक्शन। वाजे उसे याद थी, मेमोरीज। विविड का मतलब क्या होगा, फ्रीकेंट, कॉमन, कलरफुल, क्लियर। और मुल्तान 15 में इन चार ऑप्शंस के साथ था, वेक, सीक्रेट, ओपन, क्लियर। और सरगोदा 9 में इसके ऑप्शन थे, लास्ट, क्लियर, टीम और काइंड। एंड आंसर्स सामने ये हैं। कर्टियस का मतलब पोलाइट होता है और विविड का मतलब क्लियर होता है, यानी साफ शफाफ जो चीज़ होती है उसे विविड। वेदर बाई एडवाइज्ड मिस्टर चिप्स, उसने क्या चिप्स को एडवाइस किया था? ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। गिव योर एंथुसियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न। द अंडरलाइन वर्ड एंथुसियाज्म may mean sorrow, endowment, vigor or joy. Guess the answer, then we'll share with you. Okay, दोबारा जब पूछा गया, the options थे experience, zeal, life और desire. So it was asked twice. The answers are here, vigor, zeal, इसको zest भी आप कह सकते हैं, excitement भी कह सकते हैं। Merivale said, you old ruffian, feeling all right. Ruffian means अब ये बहावलपुर और सरगोदा में जब ये क्वेश्चन आया तो द ऑप्शंस वर टीचर, जेंटलमैन, फेलो, विलेन। और DG 10 में जब आया तो ऑप्शन थे जेंटलमैन, फेलो, विलेन या फेलो टीचर। आप दोबारा से इसकी सिमिलरिटीज़ को देखकर आंसर गेस करने की कोशिश करें। जब रावलपिंडी में आया तो इसके ऑप्शंस डिफरेंट थे। ऑप्शंस वर वॉर्म्स, बेबीज, रास्कल्स एंड एंजल्स। सो आंसर आप गेस कर चुके हैं, एंड हियर वी शो दैट इज विलेन एंड रास्कल। ओके, तो रफियन में मीन विलेन और रास्कल। ओके, the next question is, Chips remembered that first tremendous ordeal of taking prep class. The underlined word is ordeal, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके आंसर्स आप गेस करने की कोशिश करें। ऑप्शंस हैं ट्रायल, सिचुएशन, गुड एक्सपीरियंस और टास्क। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें अंडरलाइन वर्ड था बाउंस। बाउंस में मीन प्लंडर, स्टैंड, जंप और वर्क। आप इन दोनों के आंसर गेस करें, देन आई विल शेयर आंसर विद यू।
So 3, 2, 1. Here we go for answer. Ordeal mean trial and pounce mean jump. Okay, activation or participation of student will also be considered. आप आंसर देने की कोशिश किया करें या एटलीस्ट मुझे नहीं बताते तो खुद से गेस करने की एटलीस्ट. Decent little beggars individually, but as mob, just pitiless and implacable. अंडरलाइन वर्ड मोब है. मोब ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं. स्टूडेंट, पार्टी, क्राउड और प्लेयर. एंड नेक्स्ट इसके ऑप्शंस थे क्लास, डिसिपल, क्राउड और कंपनी. देखें दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वहाँ से भी आप गेस कर सकते हैं. क्राउड. ओके, मोब मीन क्राउड. चिप्स assumed the scowl to cover his inward nervousness. Scowl ये आपने फर्स्ट ईयर में भी बहुत दफ़ा वर्ड पढ़ा है. इसका मतलब क्या हो सकता है? मूड, फ्राउन, कॉन्फिडेंस, फन. और दूसरे में से भी आप गेस करें क्या मीनिंग हो सकता है. पोजीशन, ऑब्ड्रेसी, इंटीमेसी और फ्राउन. और तीसरे में भी गेस करें फ्राउन, लाइम या चार्ली डेल्टा, जो भी आपको मुनासिब लगता है आप उसको गेस करने की कोशिश करें. इसे कन्फ्यूजन है और पैनिक है. And the correct answer is frown. Scowl mean frown, तेवरी चढ़ाना. The boys were implacable in mobs. Implacable may mean selfish, unforgiving, selfless या unruly. Then naughty, foolish, relentless और amazing. आप इन दोनों में गेस करने की कोशिश करें. आंसर है अनफॉरगिविंग या रिलेंटलेस. इसका मतलब इम्प्लिकेबल का मीनिंग अनफॉरगिविंग भी होगा और रिलेंटलेस भी होगा. इनको आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं. रिलेंटलेस का मीनिंग भी अनफॉरगिविंग हो सकता है. ऑटम गेल्स, हवा के झोंके जिन्हें कहते हैं. गेल्स मीन गोस्ट, रेन्स, विंड्स या फेरीज. ऑटम गेल्स. इसके बाद दूसरे में इसी सेंटेंस का दूसरा वर्ड अंडरलाइन है, रैटल्ड द विंडोज. रैटल्ड मीन शट, ओपन, क्लैंग या ब्रोक. तो आंसर गैस करने की कोशिश की जाए. विंड, स्केल्स मीन विंड्स और रैटल मीन क्लैंग्ड. देखिए जी, अगला सेगमेंट आपका जो बोर्ड से रेलिवेंस रखता है वो शॉर्ट क्वेश्चन का है. और शॉर्ट क्वेश्चंस में हु रोड द नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स. ऑब्वियसली एक नॉवलिस्ट का नाम बताना है. ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन आपने इसे प्रॉपर सेंटेंस बना के लिखना है. एन इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी. मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको इसलिए दिया था. अगर आप सिर्फ एक वर्ड लिख देंगे जेम्स हिल्टन तो आपको नंबर 2 नहीं मिलेंगे. तो वहाँ मैंने आपको बताया था आपकी लैंग्वेज के साथ साथ कंप्रीहेंशन के साथ साथ लैंग्वेज भी टेस्ट होती है. लिहाजा आप अपने कैटेगोरिकल लिखा होता है आंसर द फॉलोइंग शॉर्ट क्वेश्चन इन 3 to 4 लाइन्स और 3 to 4 sentences. एंड द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 इज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी जेम्स हिल्टन wrote the novel Goodbye Mr. Chips. Hilton was also a playwright. यानी आप इतना लिख देंगे तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा. एंड अ स्कूल हेड मास्टर. ओके जी. क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डिड मिस्टर चिप्स लॉज. लॉज का मतलब होता है रिजाइड. आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ब्रुकफील्ड. हमने पढ़ा था वो कहाँ रहता था. मिसेस विकेट के घर रहता था जो that was just across the school. ये क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है हाउ लॉन्ग डिड मिस्टर चिप्स स्टे एट मिसेस विकेट्स. यानी वो कितना अर्सा रहा, ये भी हमने पढ़ा था. एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मिस्टर चिप्स लिव्ड एट मिसेस विकेट्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ब्रुकफील्ड. मिस विकेट हाउस वाज मूविंग अहेड. हाउ डिड मिस्टर चिप्स measure his time when he lived at Mrs. Wicket's house. This was also discussed that he used to measure his time through Brookfield school bells. At Mrs. Wicket's, Mr. Chips, like some old sea captain, measured his time by signal of the past. The proceeding of Brookfield were the signals of past for both Mr. Chips and Mrs. Wicket. यानी इन दोनों के लिए जो टाइम मेजरमेंट का जो स्टैंडर्ड था वो ब्रुकफील्ड की बेल्स थी. गुड हो गया. सिर्फ हैदर ही रिप्लाई कर रहा था. मन्नान की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें. मन्नान, हु इज दिस मन्नान? आई डोंट नो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड मिस्टर चिप्स पास हिज रिटायर्ड लाइफ या पास्ट हिज लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट, यूँ भी पूछा जा सकता है. आंसर है मिस्टर चिप्स लिव्ड अ कोजी एंड पीसफुल लाइफ एज मिसेस
wickets after his retirement. He sat by the fire and drank tea and listened to the school bells. How did Chips end his daily activities at Mrs. Wicket? उसकी activities खत्म कैसे होती थी? तो the answer is here. वो जैसे हमने पढ़ा था, wind up the clock after the last bell at school. Then he would turn out gas and carry a detective novel to the bed to enjoy a peaceful sleep. ये आपने sleep तक आंसर लिखना है, इस S को आपने इग्नोर कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ स्लीप डिड मिस्टर चिप एंजॉय आफ्टर हिज रिटायरमेंट. उसकी नींद कैसी थी? मिस्टर चिप्स एंजॉयड अ पीसफुल स्लीप आफ्टर हिज रिटायरमेंट. बड़ी मजे की नींद सोता था. हिज स्लीप वाज लाइक अ मिस्टिक इंटेंसिफाइंग अ परसेप्शन. इट वाज नॉट अ चेंजफुल एंट्रेंस इनटू अनदर वर्ल्ड. यानी जागते हुए वो तकरीबन सोया ही रहता था. इसलिए वो कहता है कि विदाउट चेंज इनटू अनदर वर्ल्ड, वो उसकी दूसरी दुनिया नहीं बदलती थी, क्योंकि वो जागते हुए भी ड्रीमिंग की सिचुएशन में रहता था. जैसे हमने आज इसके चैप्टर के रैपअप में पढ़ा कि ही वाज गिवन टू द डे ड्रीमिंग. हु वाज मैरीवेल, या व्हाट डिड मिस्टर मैरीवेल से अबाउट मिस्टर चिप्स हेल्थ. हमने चैप्टर में पढ़ा था कि मैरीवेल चिप्स का डॉक्टर था और उसने उसके बारे में क्या कहा, ये भी हम देखेंगे. Mr. Merivale was the physician of Chips. He used to visit Mr. Chips every fortnight or so. According to him, there was really nothing the matter with Mr. Chips. He said that Mr. Chips was going to die a natural death as he was past the age when people got horrible diseases. यानी वो इन अ वेरी ह्यूमरस वे वो बता रहा है कि चिप्स अब मरने की उम्र से भी आगे निकल गया है, अब वो एक नेचुरल डेथ ही मरेगा. और ये भी उसने ऐड किया था, वो भी तब जब वो मर जाएगा तो, यानी उसे ये भी नहीं लगता था कि चिप्स मरेगा. What advice did Merivale give to Mrs. Wicket about Chips? उसने मिसेस विकेट को क्या एडवाइस दी थी? दिस वॉज आल्सो डिस्कस्ड वाइल रीडिंग द टेक्स्ट कि भाई इसका ज़रा ख्याल रखा करें, सर्दियों की वजह से इसे कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हुआ है. डॉक्टर मैरीवेल वुड sometime advise her to look after Mr. Chips as his chest put strain on his heart. He usually advised Mrs. Wicket so when Chips had a cold or when east wind rolled over the Fenland. Why was 1870 easy to remember for Mr. Chips? 1870 उसके लिए क्यों आसान था? एक तो हमने पढ़ा था उसमें फ्रैंको प्रशियन वॉर थी, और दूसरा जो उसकी अर्ली ज्वाइनिंग थी ब्रुकफील्ड में, वहाँ पर जो हैपनिंग थी वो उसे सारी याद थी. क्योंकि एक इंसिडेंट को दूसरे के साथ अगर आप कनेक्ट कर लें तो उसको रिमेंबर करना जो है बड़ा इजी होता है. Chips joined Brookfield in 1870. That year was easy to remember for him because of the Franco-Prussian. Question number 11 asks, when did Mr. Chips join Brookfield and where had he been working before joining Brookfield? Obviously, he joined Brookfield in 1870 when he was 22 years of age, and before joining Brookfield, he had been to another school named Melbury. Mr. Chips joined Brookfield in 1870. He had been at Melbury for a year before he put in for Brookfield. Why did Mr. Chips quit Melbury? उसने Melbury क्यों quit किया था? Yeah, why did Mr. Chips not like his previous school? He had only two schools, Melbury and Brookfield. So previous से मुराद Melbury है. Mr. Chips quitted या disliked Melbury because he had been dragged there a great deal. Actually, discipline was not always his strong point at Melbury. Disciplinary issues. What kind of person was Mr. Weatherby? आपने पढ़ा था, बड़ा courteous person था. Mr. Weatherby was the headmaster of the Brookfield. He was very fatherly and courteous person. He helped Brookfield a lot to be the front rank school. ये आगे चल के आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स भी पढ़ेंगे. What do you know about Chips's joining Brookfield in 1870? Mr. Chips joined Brookfield in 1870. It was a beautiful sunny day when Chips came to Brookfield for his preliminary interview, और उसकी मीटिंग हुई थी मिस्टर वेदरबी से. Describe Chips's first meeting with Weatherby. उसने क्या डिस्कस किया था preliminary interview में? He found that Mr. Weatherby was very fatherly and courteous. This meeting was very useful for Chips because Weatherby gave Chips a valuable pieces of advice.
व्हाट डिड मिस्टर वेदरबाई एडवाइस मिस्टर चिप्स, उसने क्या एडवाइस की थी, वही कि तुम अपनी सारी सारी जो है। नेक्स्ट इज व्हेन डिड वेदरबाई डाई, हमने पढ़ा था 1870 में चिप्स जब उसके साथ इंटरव्यू हुआ तो उसी साल वो बीमारी की वजह से मर गया था। हाउ डिड मिस्टर चिप्स लुक ड्यूरिंग हिज फर्स्ट लेक्चर, ऑब्वियसली ही वाज नर्वस। Chips looked quite young and fresh complexion during his first class. He followed the fashion of his days. He wore high collars and had side whiskers at that time. ये उसकी appearance थी, लेकिन inwardly वो बहुत। How did Chips face his first class? Mr. Chips faced his first class quite successfully. It was a prep class. The big hall was full of 500 unprincipled and barbaric students. Initially, he found himself at the mercy of these ruffians. He, however, took the firm attitude and punished the boy who had tried to create disturbance. शुरू से ही उसने एक अपना hold class पर जमा लिया. What sort of students were present in the class? He had described the student in the first class. Obviously, they were old, unprincipled ruffians. They thought of Mr. Chips as if their legitimate prey. Teasing new teacher was a fine art, an exciting sport, and something of tradition. यानी वो नए लोगों को तंग करना अपना रवायात का एक हिस्सा। 21 who was Cole or yeah who was Cole and why did Chips punish him? ये बड़े मजे का जुमला था जो हमने पढ़ा था। Cole was the first student at Brookfield whom Mr. Chips punished during his first class. He tried to create disturbance in the class by dropping the test lid. Mr. Chips punished him by giving him 100 lines. Then when did Mr. Weatherby become the headmaster of Brookfield? Mr. Weatherby became the headmaster of Brookfield in 1840. इसका एग्जैक्ट मेंशन तो नहीं था, लेकिन हमने पढ़ा था कि उसने 70 में वो उसकी डेथ हुई थी, तो उसने 30 ईयर ब्रुकफील्ड को सर्व किया था, तो वहाँ से हमने एज्यूम किया कि 1840 में वेदरबाई ने किया था। हाउ डिड द आवर्स या टाइम सीम टू पास फॉर चिप्स, तो ये हमने पहले लाइन पढ़ी थी। When Chips was living a retired life at Mrs. Vickers, he got sleepy at times because he was growing on in years. Therefore, his time seemed to pass like lazy cattle moving across a landscape. यानी फर्स्ट लाइन ही यही थी इस क्वेश्चन का आंसर। How या why was it possible for Chips to live according to the timetable of Brookfield after retirement? उसके लिए कैसे मुमकिन था? Mr. Chips had touchy relation with the student and he felt himself very comfortable with them. He felt at home in Brookfield. After retirement, he was living at Mrs. Vickers' house, which was just across the road from school. It was therefore quite easy for Chips to live according to the timetable of Brookfield after his retirement, क्योंकि उसके पर्सनल रिलेशन इतने नहीं थे, सारे के सारे रिलेशन स्कूल में ही थे, तो उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी उसने हाउ मच डिड चिप्स रीड बिफोर स्लीपिंग, हमने पढ़ा था कि एक आध सफ़ा पढ़ते ही उसे नींद आ जाती थी। Which lived at Mrs. Vickers' house after retirement. Before sleeping, he used to read a detective novel, and he read only a page of it, then sleep came to him swiftly and peacefully. When was Chips born, or what was the age of Chips when he saw the great exhibition? Chips was born in 1841 and he was taken as a toddling child to the great exhibition, also known as the Crystal Palace exhibition in London when he was only 3 year old. चूँकि मैंने आपको बताया था, great exhibition was held in 1851. When was Mr. Weatherby the headmaster of the Brookfield appointed? Mr. Weatherby, whose personality was very civilized and cooperative and who made very valuable contribution to Brookfield during his tenure, was the headmaster of Brookfield from 1840 to 1870. ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, तो आप इसको जो है हम ठीक कर लेंगे। ये क्वेश्चन है when did Mr. Weatherby become the headmaster? ये यूँ भी कह सकते हैं what was the tenure of Weatherby as a headmaster? How was the day when Chips came to Brookfield? आपने उसकी पूरी मंजर कशी पढ़ी थी। या which two schools were playing cricket, ये भी पढ़ा था। या who made the century, ये भी क्वेश्चन पढ़ा था हमने। It was a sunny July with air full of flower scents when Chips came to Brookfield for interview. A match of cricket was also being played between Brookfield and Burnhurst. A chubby little fellow who was one of the Burnhurst boys also made a brilliant century against Brookfield. पहले क्या है? Who was the headmaster of Brookfield when Chips joined it? पहले चुके तो वो तो उसकी ज्वाइनिंग से पहले ही वेदरबी फोर्थ हो चुका था, लेकिन इंटरव्यू उसका ज़रूर हुआ था। Mr. Weatherby, who was very fatherly and courteous and gave valuable piece of advice to Mr. Chips, was the headmaster of Brookfield when Chips joined it. Describe the atmosphere in the hall when Chips took his first class. ये भी हमने पूरी मंजर कशी इसकी भी पढ़ी थी। When Chips took his first class, there was a sudden hush in the hall. The tall clock was ticking behind him, and there was smell of ink and varnish. The last blood red
Blood red rays were slanting on the slabs through the stained glass. Why did Chips assume the skull during the first class at Brookfield? उसने एक तेवर क्यों चढ़ाया था? It was the first time that Chips was facing a large number of students in a class at Brookfield. In order to cover his inner nervousness and control the student, he assumed the skull during the first class. What mischief was made? क्या गलती की थी बच्चे ने और चिप्स ने उसे क्या सजा दी थी? तो वो आपको पता है कि वो कोले ने गलती की थी, उसने डेस्क का लिड जो है ना उठाया था, जिसकी वजह से चिप्स ने उसे जो लाइंस लिखने के 100 लाइन लिखने की पनिशमेंट दी थी. What did Chips say to young कोले? यंग कोले को क्या कहा था कि तुम्हारा दादा भी इस तरह का था, तुम्हारा बाप भी इस तरह का, लेकिन तुम बिगेस्ट फूल हो. Chips said to him, Kole, your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years. He deserved it then and you deserve it now. Question number 34 है What did Chips say to child Kole, the grandson? तीसरे को क्या कहा था तीसरे कोले को? Chips said to him, Kole, you are a splendid example of inherited tradition. I remember your grandfather. He could never grasp the ablative absolute. A stupid fellow your grandfather was and your father too. I remembered him. He wasn't much better either. But I do believe, my dear Kole, you are the biggest fool of the lot. आप ये के वर्ड बीच में से माइनस भी कर लें तो तब भी ठीक है, चूँकि मैंने डायरेक्ट नरेशन में लिखा है तो एज ही सेड, जैसे उसने कहा वैसे ही मेंशन किया. 35 question says how did Chips feel and what did he remember when in the atom gale rattled? उसे क्या याद आता? Chips used to live in the world of past after retirement. The old memories were like his friends. In old age, the past and the present were almost similar to him. When atom gale rattled the window, the wave of humor and sadness swept over him very often until tears used to roll over his cheeks. What is the significance of the title? इसको आप ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपने खुद पढ़ना है ताकि आपको इस टाइटल की सिग्निफिकेंट का पता चले. ठीक है, इसका इसमें कुछ आगे जो आने वाले चैप्टर हैं उनके ग्लिम्सेस भी आपको. ठीक हो गया. थैंक यू वेरी मच.